सर, जैसे एक इजरायली एहलकार जॉन बोल्टन ये दावा करते हैं जनाब कि ईरान ने ट्रंप को वायलिन की तरह बजाया है। क्या ये जाहिर करता है कि तेहरान ने पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद 36 अरब डॉलर की वापसी, फिर अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करा के इस डील में 100% बालादस्ती हासिल की है? देखिए, मैं हमेशा से ये बात का पाकिस्तान क्योंकि मीडिएट कर रहा है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में, और फिर पाकिस्तान का वो एक ग्रेस ऑफ अ मीडिएटर होती है जो हर पाकिस्तानी के ऊपर मुझे तो लगता है आयद होती है। सो इसमें शायद एक इम्पार्शियलिटी, एक न्यूट्रलिटी का को जहन में रखना बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को ही नुकसान था। अगर ये जंग बढ़ती और बढ़ती चली जाती तो इसमें अमेरिका को भी नुकसान होना था और ईरान को भी होना था, और जो जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड था उसको उतना ज्यादा ही नुकसान होना था। जंगी डिस्ट्रक्शन लेके आती। आई थिंक ईरान और यूएस दोनों के इंटरेस्ट में ये बात है कि ये जंग जो है ये खत्म हो। ईरान और यूएस दोनों के इंटरेस्ट में ये बात है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक सस्टेनेबल पीस है, और इसमें दोनों के लिए बेनिफिट्स हैं। अमेरिका के लिए अपने बेनिफिट्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो वो बात कर रहे हैं, जो $38 ट्रिलियन का अमेरिका पे कर्जा है, जो मॉनरो डॉक्ट्रिन का, जो अमेरिका का 2025 का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पे 2026 का नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी पे जो पेपर आया, उसमें उन्होंने जो मॉनरो डॉक्ट्रिन और ट्रंप कॉलररी की बात जो की है, उससे ये बात वाजे होती है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में भी स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट है, और ईरान के इंटरेस्ट में भी ये बात है कि ईरान पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करे। जो इकोनॉमिकली उसको क्रंच किया गया था, उस इकोनॉमिक क्रंच से वो बाहर निकले और ओपनली को। तो आई थिंक दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। ये जीरो सम गेम नहीं है कि ईरान को सिर्फ बेनिफिट हुआ और अमेरिका को नहीं हुआ, जिस तरह का इसराइल पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के लिए इक्वल बेनिफिट है। इसराइल को तकलीफ ये है कि जो इसराइल की डिपेंडेंट एक सैटेलाइट या क्लाइंट स्टेट के तौर पे वो काम कर रहा था यूएस पे, जितना वो डिपेंडेंट है, अब यूएस अपनी पावर इसराइल के पीछे से निकालेगा, और जब वो पावर निकाल लेगा, जब फाइनेंस निकाल लेगा, जब मिलिट्री बैकिंग निकाल लेगा, तो इसराइल को अपना सर्वाइवल खतरे में नजर आ रहा है। इसी वजह से पिछले 800 दिनों में 4 दफा नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर हमला किया। इसी वजह से बिल क्लिंटन ने यह कहा था कि ये जो जंगें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही है कि नेतन्याहू इक्तदार में रह सके। सो उनकी जो इसराइल की तरफ से आपको बातचीत नजर आ रही है वो इस एंगल से। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब अब जैसे ये डील को कांग्रेस भेजने पर तो राजी हैं, लेकिन वो इसे न्यूक्लियर वॉल कह रहे हैं। क्या अमेरिकी कांग्रेस में मौजूद इसराइल नवाज लॉबी इस तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद भी इसकी तौसीक को रोकने की ताकत रखती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, बात ये थी कि जब हमारी भी यहाँ टेलीविजन के ऊपर पहले भी जब बातचीत हुई थी, जब सीजफायर हुआ था, पहला जो टॉक्स का राउंड हुआ था, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी थी, कह रहे थे जंग दोबारा शुरू होगी और ये सब। तो उसमें मैंने स्टेटिस्टिकल डेटा जो है इसके ऊपर रिसर्च करके निकाला, तो ये पता चला कि पिछले 100 सालों में दो मुमालिक जब एक दफा सीज फायर कर लेते हैं, उसके बाद इमीडिएटली जंग में जाने के जो चांसेस होते हैं वो 12 से 15% होते हैं। 85% चांसेस होते हैं कि वो दोबारा जंग में नहीं जाएंगे। तो जब सीज फायर हो गया था, और हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी जो डिस्कोर्स है उसमें इंटीग्रल पार्ट जो होता है पीस एग्रीमेंट का, वो सीज फायर होता है। तो जब सीज फायर हो गया उसके बाद से चांसेस ज्यादा थे इस बात के ये जो डील है ये साइन हो जाएगी, और उसी तरीके से आपने देखा कि वो डील भी साइन हुई। अब जब ये डील फाइनलाइज हो चुकी है, साइन हो चुकी है, उसको रिवर्ट बैक करने की टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो एपैक की लॉबी है उनमें कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ईरान यूएस वॉर। ये ईरान यूएस वॉर प्लस द एंटायर मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी apparatus है उसकी रीइमेजिनिंग है। तो अगर इसको रोकना था तो अब से कोई 1-1.5 महीना पहले ही आपको ये रुक जाती नजर आती है। अगर ये वो टाइम निकाल चुकी है और अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि इसकी स्क्रीनिंग होगी और एक सेरेमनी होगी जिसमें ऑफिशियली इसको साइन किया, तो आई थिंक चीजें काफी हद तक कंसोलिडेट हो चुकी हैं, और इसको रिवर्स करने की कैपेसिटी जो है एपेक के पास मेरा नहीं ख्याल है। सही। अहमद, लास्ट क्वेश्चन के ऑब्वियसली इजराइल का तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो हमें नजर आ ही रहा है, लेकिन हम भारत और उसकी प्रॉक्सिस के खिलाफ भी बड़ा महाज खुल गया है। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट का ये खुला तज्जिया कि अमरीका को अब अक़वाम मुत्तहिदा में BLA और मजीद ब्रिगेड को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पाकिस्तान और चीन का साथ देना चाहिए। क्या आलमी कुव्वतें अब पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भी बाकायदा अमली सपोर्ट देने लगी हैं, जिसके बारे में हम दिहाइयों से आवाज़ भी उठा रहे हैं? और अब हम देख रहे हैं, अभी जो रिसेंट G7 इजलास में हमने देखा है कि सदर ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 16 माह बाद मुलाकात हुई, और भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने मोदी को बुरी तरह इग्नोर किया है। तो क्या उधर वॉशिंगटन का मोदी की तरफ ये
सर्द रवैया, भारत के इलाकाई थानेदार बनने के जो ख्वाब हैं वो भी क्या चिकनाचूर हो चुके हैं? जी देखें, इसको लार्जर जियोपॉलिटिकल कैनवस के ऊपर आप देखें तो मैं आप ही के शो में अब से चंद माह कबल एक मुझे याद है अच्छी तरह हमारी बात हुई थी जिसमें हमने एक नेक्सस को एक्सप्लेन किया था जो कि इंडिया, अफगानिस्तान और इसराइल के। मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये तीन ममालिक के अंदर जो हुकूमतें सो कॉल्ड हैं वो को बरकरार रखने के लिए उनके लिए जरूरी है कि इलाके के अंदर जो है वो केओस और अनार्की फैले। दहशतगर्दी जो है, इसराइल को आपने देखा पूरे मिडल ईस्ट में दहशतगर्दी करवा रहा है, अफगानिस्तान को आपने देखा वो पाकिस्तान के अंदर और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, चाइना में, ईरान में दहशतगर्दी करवा रहा है, और इंडिया को आपने देखा कि वो नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, भूटान में, इन सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के तहत वो दहशतगर्दी करवा रहा है। सो ये जो तीन ममालिक हैं ये दुनिया के अंदर जंगे चाह रहे हैं, केओस चाह रहे हैं, अनार्की चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इस बात के अंदर पनाह है कि ये जो जंगे जो है वो होती है। उसके मुकाबले में एक और अलायंस है जो दुनिया में पीस चाहता है, जो दुनिया में जो रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है, जो ये चाहता है कि दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आए, तमाम जो पोल्स हैं वो अपने अपने कैनवस के अंदर, अपनी अपने टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट के अंदर अपनी चीजों को देखें और दुनिया में केओस, अनार्की, ग्लोबल वॉर्स जो हैं वो कम हो। सो उस अलायंस के अंदर इन तीन ममालिक यानी इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया जो है वो ज्यादा रिलेट करती है स्टेबिलिटी अलायंस के साथ। अब जो स्टेबिलिटी अलायंस है उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका भी मिडिल ईस्ट से स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट करना चाह रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना चाह रहा है। सो हर वो एलिमेंट जो इस खित्ते, इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, केओस फैला रहा है, एनार्की फैला रहा है, जिसमें टॉप पे भारत है, तो अमेरिका ऑटोमेटिकली अपने आप को अलाइन करता है उस कॉन्सेप्ट के साथ कि इनकी जो आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इनको बैन किया जाए। अमेरिका में ऑलरेडी मजीद ब्रिगेड को बैन किया। मजीद ब्रिगेड उसी टेक्स्ट के ऊपर बनी है जिसपे तामिल टाइगर्स के ब्लैक टाइगर्स जो हैं सुसाइड स्क्वाड बना था, और बीएलए बहुत ज्यादा सिमिलर है इनके तामिल टाइगर्स वाली जो दहशतगर्द तंजीम इन्होंने बनाई थी। सो सारे कॉन्टेक्स्ट में प्लस पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से मार्का हक में पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी क्या है, अपनी हार्ड पावर को प्रोजेक्ट किया, तो पूरी दुनिया के लिए अब इन चीजों के ऊपर अमल करना आसान हो चुका है। इसी वजह से आप ये देख रही हैं कि आज डिप्लोमेट का आर्टिकल है और आगे आप आने वाले दौर में देखेंगी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर बीएलए को भी जो है एक टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वरना तो जो ममालिक हैं जो मैटर करते हैं वो तो ऑलरेडी बीएलए को एज ए टेररिस्ट आउटफिट जो है वो मानते हैं।